हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंटरी स्टॉक आउट, उसके साथ इलस्ट्रेशन 7 जो दिया है और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जो दिए हैं, जो May 25 के मॉड्यूल में ऐड किए गए हैं, वो यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं। ये जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू जो चैप्टर 2 में मॉड्यूल में ऐड किया है, वो आरटीपी May 24 में जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज दिए हैं वही यहाँ पर ऐड किया है। राइट, तो May 25 से ओल्डर एडिशन अगर आपके पास है मॉड्यूल की, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो आप आईसीआई की वेबसाइट पर जाकर May 25 की जो न्यू मॉड्यूल अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आरटीपी May 24 का क्वेश्चन केस सिनेरियो 1 है वो रिफर कर सकते हैं। May 25 में न्यू मॉड्यूल एडिशन उन्होंने इश्यू किया है आईसीआई ने, बट उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ही ऐड किए हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स। राइट, बाकी एक दो छोटे मोटे चेंजेस है, बट वो इतने मेजर नहीं है। वो क्या क्या चेंजेस है उसका भी मैंने एक वीडियो और उसकी भी एक पीडीएफ बनाई हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, बट वो इतने मेजर चेंजेस नहीं है कि आपको वो बुक फिर से मंगवानी पड़े। राइट, आपको फिजिकल कॉपी की कुछ जरूरत नहीं है। उसमें मोस्ट ऑफ द केस सिनेरियो बेस्ड जो एमसीक्यूज ऐड किए वो भी आरटीपी या एमटीपी, जो प्रीवियस आरटीपीज एमटीपीज है उसी का ऐड किया है, तो आपको इजीली सॉफ्ट कॉपी में से रेफर कर सकते हैं। बाकी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, तो न्यू मॉड्यूल मंगवाने की जरूरत नहीं है, आप वो सिर्फ चेंजेस को रेफर कर सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो था, राइट, तो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें जो इन्वेंट्री के स्टॉक लेवल्स मेंटेन किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव लेवल्स मेंटेन किए जा सकते हैं, आरओएल, ईओक्यू, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, बफर स्टॉक, वो सारी चीज हमने इन डिटेल समझी और उसके इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझे। होपफुली वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। राइट, अब हम यहाँ पर इन्वेंटरी स्टॉक आउट और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज कवर अप करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन्वेंटरी स्टॉक आउट। Stock out is said to be occurred when an inventory item could not be supplied due to insufficient stock in the store. आपके पास इनफ इन्वेंटरी नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, और उस वजह से आप प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उसे कहा जाता है इन्वेंटरी स्टॉक आउट। स्टॉक इनफ नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया। उस वजह से क्या हो सकता है कि एक तो आपका कस्टमर जा सकता है, वो लॉस हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, और इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में अगर बहुत ही ज्यादा बार ये चीजें होती है तो वो कस्टमर दूसरी कहीं जगह पर चला जाएगा और उस वजह से आपका लॉस हो सकता है। राइट, तो इन्वेंटरी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। जो इन्वेंटरी कंट्रोल हमने पहले समझा था उसी में देखा था कि इन्वेंटरी कंट्रोल का पर्पस या कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी इन्वेंटरी बहुत ही ज्यादा स्टॉक भी आपको नहीं रखना है जिस वजह से आपका कॉस्ट बढ़ जाए, और स्टॉक आउट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास इनफ सफिशिएंट स्टॉक नहीं है, क्योंकि उस वजह से लॉस ऑफ कस्टमर और एट द एंड प्रॉफिट आपका चला जाएगा, आपका सेल कम हो सकता है। तो वो सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए वो लेवल उसी हिसाब से, उसी कॉन्सेप्ट, उसी चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। राइट, तो इन्वेंटरी स्टॉक आउट भी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या हो सकता है, उसकी इंपैक्ट क्या हो सकती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। The stock out situation costs to the entity not only in financial terms but in non-financial terms also. फाइनेंशियली तो लॉस होगा, बट नॉन फाइनेंशियली भी इमेज रेपुटेशन खराब हो सकती है। Due to stock out, an entity not only lose overhead costs and profit but reputation, goodwill also, due to non-fulfillment of commitment. Right? Though it may not be a monetary loss in short term, but in long term it could be a reason for financial loss. शायद तुरंत शॉर्ट टर्म में ये फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, बट इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में तो ये फाइनेंशियल लॉस बन जाएगा। While deciding on the level of inventory, a trade-off between the stock out cost and carrying cost is made so that overall inventory cost can be minimized. जब भी हम डिसाइड करते हैं कि भाई इन्वेंटरी का लेवल कितना होना चाहिए, तब हमें बैलेंस करना है, ट्रेड ऑफ करना है किसके बीच में, स्टॉक आउट कॉस्ट, अगर आपका स्टॉक खत्म हो जाता है तो उस वजह से जो लॉस या फिर कॉस्ट हो सकता है उसको, एंड कैरिंग कॉस्ट, वो जो स्टॉक आप मेंटेन करते हैं उनको मेंटेन करने का जो कॉस्ट है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट है उन दोनों को बैलेंस करना है, मेंटेन करना है, जिससे आपका ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। क्लियर, उसी के बेस पर ये इलस्ट्रेशन 7 है, थोड़ा सा अलग है, अच्छा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। Messrs. Tyre Tubes trades in four-wheeler tires and tubes. It stocks sufficient quantity of tires of almost every vehicle. ये जो कंपनी है ये जनरली मेंटेन करती है स्टॉक, सफिशिएंट इनफ रहता है। In year end 22-23, the report of sales manager revealed that Messrs. Tyre Tubes experienced stock out of tires.
उन्होंने 22-23 के लिए एक रिपोर्ट दिखाया सेल्स मैनेजर ने, जिसमें कुछ टाइम पे कुछ कई बार मतलब स्टॉक आउट हुआ है, तो उसका रिपोर्ट हमें दिया हुआ है। The stock out data is as follows: stock out of tires and number of times of stock out. कितना स्टॉक आउट हुआ और ऐसे इंसिडेंट्स कितनी बार हुए। 100 का स्टॉक आउट हो चुका हो तो ऐसे 2 टाइम्स ऐसा हुआ है। 80 स्टॉक आउट हुआ हो ऐसा 5 बार हुआ है। 50 स्टॉक आउट हुआ हो ऐसा 10 टाइम्स हुआ है। 20 स्टॉक आउट हुआ हो ऐसा 20 टाइम्स हुआ है। 10 स्टॉक आउट हुआ हो ऐसा 30 टाइम्स हुआ है। एंड 0 स्टॉक आउट मतलब कि जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सब कुछ फुलफिल हो चुकी हो ऐसा 33 टाइम्स हुआ है। राइट, तो ये पूरा हमें एक रिपोर्ट दिया हुआ है। मतलब कि 0 स्टॉक आउट मतलब कि आपके पास इनफ सफिशिएंट स्टॉक रहा था। राइट, 33 टाइम्स ऐसा हुआ है ओवरऑल। बाकी 100 का स्टॉक आउट हुआ हो ऐसा 2 टाइम्स हुआ है और बाकी की आपको पूरी रेंज दे रखी है। मैसेज टायर ट्यूब लॉसेस ₹150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। अगर स्टॉक आउट एक यूनिट भी स्टॉक आउट होता है तो आपको ₹150 का लॉस होता है। मतलब कि यहाँ पर 100 का स्टॉक आउट हुआ, राइट, तो 150 पर यूनिट है, उस हिसाब से 15,000 रुपीज का लॉस हुआ। एंड स्पेंड्स ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंटरी, और ₹50 का पर यूनिट से कैरिंग कॉस्ट होता है कि अगर आप एक यूनिट अगर मेंटेन करते हैं तो आपको ₹50 का कॉस्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर स्टॉक आउट होता है तो ₹150 पर यूनिट, और कैरिंग कॉस्ट अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हैं तो ₹50 का कॉस्ट होता है। डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल आपको डिटरमाइन करना है। सेफ्टी स्टॉक क्या होगा कि आपका कभी भी स्टॉक आउट ना हो, मतलब कि आपके पास इनफ सफिशिएंट स्टॉक है, राइट, ताकि आप कोई भी ऐसी डिमांड वगैरह हो तो वो फुलफिल कर पाए। तो ऐसा सेफ्टी स्टॉक कितना ऑप्टिमम मैक्सिमम आपको कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए ताकि आपका स्टॉक आउट भी कम हो, राइट, और कैरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप स्टॉक आउट को जीरो करने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सडन डिमांड, इमरजेंसी डिमांड सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। बट उसी वजह से क्या होगा कि कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हर रोज इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती है। कई ऐसे सीजन, कई ऐसे टाइम होते हैं जहां पर ज्यादा डिमांड होती है, कुछ टाइम पर कम सेल होता है, तो वो तो हर बार पहले से प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हम। तो बहुत ही ज्यादा स्टॉक आप मेंटेन करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, और बहुत ही कम स्टॉक मेंटेन करेंगे तो आपका स्टॉक आउट कॉस्ट होगा। तो उसमें बैलेंस करना है, कितना हमें रखना चाहिए जिससे हमारा कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। इसका आंसर देखते हैं उसके पहले आपको यहाँ पर पीछे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हम समझ लेते हैं। उसमें स्टॉक आउट और सेफ्टी स्टॉक के बारे में समझाया है। स्टॉक आउट मीन्स द डिमांड ऑफ एन आइटम दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्टॉक लेवल। आपके पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं है, उस वजह से जो आपका डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए उसे क्या कहेंगे? स्टॉक आउट। And safety stock is the level of stock of any item which is maintained in excess of lead time consumption। जो आपका लीड टाइम मतलब कि डिलीवरी टाइम के लिए कंजम्पशन है, उनके अलावा उनसे ज्यादा जो आप स्टॉक मेंटेन करते हैं, ताकि अगर कुछ भी सडन डिमांड, इमरजेंसी कुछ भी आ जाए तो आप वो फुलफिल कर पाएंगे, तो उसे कहा जाएगा सेफ्टी स्टॉक। तो हमारे क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि सेफ्टी स्टॉक आप कितना मेंटेन करेंगे, ऑप्टिमम लेवल कितना होगा जिससे आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। इट इज केप्ट एज कुशन अगेंस्ट एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड फॉर दैट आइटम। कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड होता है तो उसके अगेंस्ट वो क्वेश्चन है, एक सेफ्टी है, राइट। कुछ भी अर्जेंट डिमांड, सडन डिमांड आ जाए तो वो आप सेफ्टी स्टॉक की वजह से वो फुलफिल आप कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? बट सेफ्टी स्टॉक भी बहुत ज्यादा रखेंगे तो आपका कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और सेफ्टी स्टॉक नहीं रखेंगे तो आपका जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो हो सकता है। तो दोनों को मेंटेन करना है, बैलेंस करना रहेगा, वही हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि कितना ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक होगा, राइट। चलिए तो हमें यहां पर देखना होगा कि अगर ये जो वेरियस स्टॉक आउट के चांसेस है, राइट, तो उसमें कितना कॉस्ट हो सकता है वो हमें ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि ये जो स्टॉक आउट का हमें बताया है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इन परसेंटेज टर्म्स। तो यहां पर देखिए, ये 2 + 5 + 10 मतलब कि कितना हो जाएगा? 7 + 10 17, 17 + 20 37, 37 + 30 67 + 33 100। तो यहाँ पर हो जाता है 100। तो अगर हम ये देखने जाए, अगर परसेंटेज इन प्रोबेबिलिटी अगर हमें कंसिडर करनी है तो ये 100 स्टॉक आउट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2%।
क्योंकि यहाँ पर टोटल 100 इंसिडेंट्स हमें बताए हैं और उसका हमें नंबर ऑफ टाइम्स कितना हुआ है, तो 100 स्टॉक आउट हुआ हो ऐसा 2 टाइम्स हुआ है आउट ऑफ टोटल 100 टाइम्स, तो उसको कह सकते हैं कि 2% प्रोबेबिलिटी है कि आपका 100 का स्टॉक आउट हो। समझ में आ रहा है। 80 स्टॉक आउट हो ऐसा 5 इंसिडेंट्स आउट ऑफ टोटल 100 इंसिडेंट्स हुआ है, दैट इज 5%। 50 स्टॉक आउट हो ऐसा 10 टाइम्स हुआ है आउट ऑफ टोटल 100 टाइम्स, दैट इज 10%। ये 20%, ये 30% और ये 33%। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई कि इतना स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। जीरो स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी 33%, राइट। इससे हमें कितना कॉस्ट होगा वो पता चलेगा। चलिए अब हमें एक टेबल बनाना होगा कि जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है जब भी स्टॉक आउट होता है। तो उसमें हम सेफ्टी स्टॉक कितना रखेंगे, उस वजह से स्टॉक आउट कितना हो सकता है। स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, पर उससे पहले यहां पर एक प्रोबेबिलिटी की भी हम एक कॉलम बना देते हैं। प्रोबेबिलिटी, ये जो स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जो हमने कैलकुलेट किया, स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो सकता है। अगर हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट होगा और स्टॉक आउट होगा तो स्टॉक आउट कॉस्ट होगा, तो दोनों कितना होता है जो भी हम लेवल चूज करेंगे उसमें वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक पे लगेगा और स्टॉक आउट कॉस्ट स्टॉक आउट पे लगेगा, एंड टोटल कॉस्ट। तो अब हम इसको कुछ डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा ए, स्टॉक आउट है बी, प्रोबेबिलिटी सी। अब स्टॉक आउट कॉस्ट है डी, तो डी कैसे मिलेगा हमें, तो हमारा जो स्टॉक आउट है दैट इज बी, उसको प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी कितनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी इंटू सी, और उसका जो कॉस्ट है 150 पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ₹150, तो हमें मिल जाएगा स्टॉक आउट कॉस्ट। फिर कैरिंग कॉस्ट ई, वो लगेगा सेफ्टी स्टॉक के ऊपर, तो वो हो जाएगा ए इंटू ₹50, जो हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है, राइट। यहां पर हमें दिया हुआ है ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंटरी। अब आपको यहां पर ये डाउट आ सकता है कि यहां पर हमने सेफ्टी स्टॉक डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया, एवरेज इन्वेंटरी क्यों नहीं की, क्योंकि हमने जो आगे के ईओक्यू के क्वेश्चंस किए थे उसमें तो हम एवरेज इन्वेंटरी करते थे और उसको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई करते थे। हमने यहाँ पर तो ए बाई 2 नहीं किया, क्वांटिटी डिवाइड बाई 2 नहीं किया, ऐसा क्यों, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक का पर्पस है कि आपको वो स्टॉक थ्रू आउट पीरियड मेंटेन करना है, उसमें से आप यूज करेंगे फिर भी उतना स्टॉक आपको रखना चाहिए, तभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि जो हम ईओक्यू या उसके क्वेश्चंस करते थे उसमें क्या होता था कि जो इन्वेंटरी आती थी वो धीरे धीरे यूज होती थी और एट एंड जीरो हो जाती थी, फिर से न्यू इन्वेंटरी आती थी, धीरे धीरे यूज होती थी और जीरो हो जाती थी। तो अगर आपका ईओक्यू 2500 यूनिट्स है तो क्या होता था कि 2500 यूनिट अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ द मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ को आता था और वो पूरे महीने में यूज होता था, तो 30th और 31st ऑफ दैट मंथ वो क्या हो जाता था, जीरो। फिर से नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डेट को 2500 यूनिट्स आते थे, 30th और 31st को जीरो हो जाते थे, फिर से नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट को 2500 आते थे और जीरो हो जाते थे। मतलब कि आपका 2500 यूनिट्स जो आप मंगवाते थे वो पूरे साल, पूरे पीरियड में एज इट इज नहीं रहता था, वो पहले बहुत ज्यादा था फिर धीरे धीरे कम हो जाता था, एट द एंड जीरो हो जाता था। समझ में आ रहा है, क्योंकि बीच के टाइम में आपका यूज हो रहा है। तो कुछ गुड्स आपके लिए ज्यादा, मतलब कि थोड़े गुड्स आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम के लिए है और धीरे धीरे वो कम हो जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि कितना स्टॉक कब यूज होता है, इसीलिए हम जो भी इन्वेंटरी मंगवाते हैं उसकी एवरेज कर लेते हैं ताकि नॉर्मल यूसेज जो है वो एवरेज हो जाता है। और उसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो ऑलमोस्ट नियरर आपका कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि उसमें यूज जो स्टॉक रखते थे, जो स्टॉक परचेस करते थे वो यूज भी करते थे, राइट। इसीलिए एवरेज इन्वेंटरी की जाती है। पर यहां पर जो सेफ्टी स्टॉक है वो सेफ्टी स्टॉक एज इट इज थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना है, कि मतलब कि अगर हमारा हमारा सेफ्टी स्टॉक 2500 यूनिट्स है तो हमारे पास 2500 यूनिट्स तो होने ही चाहिए थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि अगर हम कोई 1 अप्रैल को 5000 गुड्स अगर मंगवा रहे हैं, राइट, तो
उसमें से 2500 तो अलग रख देंगे, बाकी के जो 2500 है वो हम यूज करते जाएंगे। फिर क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में फिर से हम 2500 परचेस करेंगे, राइट। उसमें से जो पहले के थे शायद वो पहले यूज कर लेंगे, अगर फीफो बेसिस पर हमारा मतलब गुड्स खराब हो जाते हो ऐसा कुछ होता हो तो। और जो इस मंथ में जो 2500 यूनिट्स आए हैं वो हम साइड में रख देंगे एज अ सेफ्टी स्टॉक। मतलब कि पहली बार जो परचेस होगा वो ज्यादा किया जाएगा, 5000 फॉर एग्जांपल, उसमें से 2500 हम यूज करेंगे पहले मंथ में, बट बाकी के 2500 हम सेफ्टी स्टॉक साइड में रख देंगे। नेक्स्ट मंथ फिर से परचेस करेंगे तो 2500 परचेस करेंगे, जो पहले से 2500 अवेलेबल है वो तो हम रखेंगे ही। मतलब कि आपका सेफ्टी स्टॉक 2500 जो अगर आएगा तो वो थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया जाएगा, जिस वजह से कुछ भी सडन डिमांड, इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आए तो आप यूज कर सकते हैं उसे। तो आपका 2500 यूनिट्स थ्रू आउट द ईयर एज इट इज मेंटेन हो रहा है, तो उसके ऊपर आप एवरेज इन्वेंटरी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पूरी की पूरी इन्वेंटरी रखने के लिए आपका कैरिंग कॉस्ट हो रहा है, उसमें से आप यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब यूज करेंगे तो भी आपके पास 2500 यूनिट्स तो रहेंगे ही थ्रू आउट ईयर, तभी आप उससे सेफ्टी स्टॉक कह सकते हैं। इसीलिए उसमें एवरेज इन्वेंट्री पर कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, पूरी की पूरी इन्वेंट्री पर कैरिंग कॉस्ट लगेगा, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया है वो सेफ्टी स्टॉक के ऊपर है, और हम वहां पर एवरेज इन्वेंट्री नहीं करेंगे, पूरा का पूरा स्टॉक कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए ज्यादा, या एग्जाम्पल और चाहिए, डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर टोटल कॉस्ट एफ, तो एफ कैसे मिलेगा, डी प्लस ई। चलिए ये हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर फिगर्स पुट करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। 2-5 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, 1-2-3-4 लेवल हो जाएंगे ना तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको तुरंत पहले ही बार में यहाँ ये नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे पर ये समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन एंड हो तब तक आप प्लीज पेशेंस रख के ये अच्छे से समझिएगा। चलिए तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमें स्टॉक आउट टायर्स दिए हैं, अगर इतना हम सेफ्टी स्टॉक रखते तो कितना स्टॉक आउट होता वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सेफ्टी स्टॉक ही 100 यूनिट्स का रखते हैं तो हमारा कोई स्टॉक आउट ही नहीं होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक आउट कितना हो सकता है 100 का। अगर उतना ही हमारे पास सेफ्टी स्टॉक होगा तो स्टॉक आउट होने के चांसेस 0 है। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर अगर लेते हैं कि सेफ्टी स्टॉक हमारा है 100, तो हमारा स्टॉक आउट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि उनसे ज्यादा तो स्टॉक आउट कभी हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर स्टॉक आउट हुआ है 0 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 33%, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि 0 स्टॉक आउट होने के चांसेस है 33 इंसिडेंट्स हुए थे आउट ऑफ टोटल 100, दैट इज 33%। तो 33% प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी स्टॉक आउट की कंसिडर करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 33%। अब हम देखेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हुआ, तो उसके लिए बी इंटू सी इंटू ₹150। यहाँ पर स्टॉक आउट ही 0 है तो स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगा 0, सिंपल। कैरिंग कॉस्ट किस पे होगा, जितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं उसके ऊपर, ₹50 पर यूनिट। यहाँ पर हमारा सेफ्टी स्टॉक है 100 यूनिट्स का, तो 100 यूनिट्स इंटू ₹50 करेंगे तो हो जाएगा वो 5000, राइट। तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा ₹5000। चलिए अब नेक्स्ट सेफ्टी स्टॉक हम कितना मेंटेन कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्टॉक आउट का हुआ था वो हुआ था 80 यूनिट्स स्टॉक आउट हुए थे, राइट। तो हम 80 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेफ्टी स्टॉक 80 यूनिट्स का रखेंगे तो हमारा स्टॉक आउट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम स्टॉक आउट जो हुआ था वो हुआ था 100 यूनिट्स का। तो अगर आप 80 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो अगर इतनी डिमांड होगी ना 80 या 80 से कम होगी तो आप वो फुलफिल कर ही पाएंगे। बट अगर 100 की डिमांड होगी ना तो आप 20 यूनिट्स नहीं फुलफिल कर पाएंगे। तो अगर आपका 80 का सेफ्टी स्टॉक है तो स्टॉक आउट होने के मैक्सिमम चांसेस कितने हैं 20 यूनिट्स होने के। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैक्सिमम डिमांड 100 की हो सकती है, उनसे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 80 और 100 हो सकता है, 80 के बाद 100 हो सकता है, तो तब आपका स्टॉक आउट कितना हो सकता है 20, अगर आपने सेफ्टी स्टॉक 80 का मेंटेन किया है तो यहाँ पर आपका सेफ्टी स्टॉक स्टॉक आउट हो जाएगा 20 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर स्टॉक आउट 20 होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
2%, क्योंकि 100 स्टॉक आउट होने के चांसेस, 100 की डिमांड होने के चांसेस 2% है, राइट। तो यहाँ पर 80 सेफ्टी स्टॉक हो और स्टॉक आउट 20 हो, ऐसे चांसेस 2% है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड 100 हो सकती है और 100 डिमांड होगी तभी 20 का स्टॉक आउट होगा अगर सेफ्टी स्टॉक 80 है और उसकी प्रोबेबिलिटी 2% है। अब यहाँ पर स्टॉक आउट कॉस्ट किस तरह से कंसिडर करेंगे, 20 का स्टॉक आउट, उसकी 2% प्रोबेबिलिटी, सो 20 इंटू 2%, दैट इज 20 के अगर 2% हम कंसिडर करेंगे तो कितना होगा, 0.4 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो सकता है, राइट। 0.4 इंटू रुपीज 150, 150 को 0.4 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 150 के 0.4 अगर कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगा 15 4 60, तो उस हिसाब से 60 रुपीज का यहाँ पर स्टॉक आउट कॉस्ट हो सकता है। क्लियर। यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट जो है राइट वो हम बाद में देखते हैं, पहले दूसरे कौन सा चांसेस है कि अगर 80 यूनिट्स जो है, राइट, तो 20 का स्टॉक आउट हो सकता है, उनसे ज्यादा अभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर स्टॉक आउट कॉस्ट और कोई नहीं हो सकता। अब हम 80 यूनिट्स अगर हम सेफ्टी स्टॉक में रखते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, 80 यूनिट्स इंटू ₹50, सो वो हो जाएगा 8 5 4 40, तो 4000 रुपीज का यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। सो टोटल कॉस्ट वुड बी 4060। क्लियर। चल, अब जो सेफ्टी स्टॉक हम रखेंगे वो होगा 50 यूनिट्स का। अगर हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर सेफ्टी स्टॉक है 50 यूनिट्स का, राइट, तो स्टॉक आउट कितना हो सकता है। अब मैक्सिमम डिमांड हमें बताई थी कि भाई 100 यूनिट्स हो सकती है, राइट। तो अगर आपने 50 का स्टॉक आउट रखा है तो आपका 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा है तो आपका स्टॉक आउट कितना हो सकता है इन केस ऑफ 100 यूनिट्स की डिमांड, तो हो सकता है कि आपकी 50 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो सकता है, राइट। और 100 यूनिट्स की डिमांड होने के चांसेस कितने हैं, 2%, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 2%। क्लियर। अब 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा है तो ऐसा भी हो सकता है कि 80 की डिमांड आ जाए, तो 80 की डिमांड आएगी और आपके पास सेफ्टी स्टॉक 50 यूनिट्स का है तो 30 यूनिट्स आपके स्टॉक आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी प्रोबेबिलिटी, दूसरे चांसेस है कि 30 का भी स्टॉक आउट हो सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80 की डिमांड है ऐसे 5 केसेस से, तो 5% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5%। समझ में आ रहा है। 50 से ज्यादा 80 या फिर 100 की डिमांड हो सकती है, तो उस केस में स्टॉक आउट 50 या 30 रिस्पेक्टिवली हो सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर लिख ली। 50 से ज्यादा की डिमांड नहीं है तो इससे ज्यादा स्टॉक आउट होने के चांसेस नहीं है। तो अब इस केस में स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर 50 का स्टॉक आउट हो रहा है तो उसकी चांसेस है 2%, सो 50 इंटू 2%, वो करेंगे तो 1 यूनिट आएगा, राइट। 1 यूनिट इंटू रुपीज 150, तो यहाँ पर स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगा 150 रुपीज। क्लियर। अगर 30 का स्टॉक आउट होता है तो उसके परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है 5%, तो 30 इंटू 5% वो हो जाएगा 1.5, 1.5 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है और 150 रुपीज उसका स्टॉक आउट कॉस्ट है, तो 1.5 इंटू 150 रुपीज, दैट इज 225 रुपीज। समझ में आ रहा है। अब कैरिंग कॉस्ट तो यहाँ पर 50 यूनिट्स का ही लगेगा। 50 यूनिट्स अगर आप कैरी करते हैं तो 50 यूनिट्स इंटू रुपीज 50, तो वो हो जाएगा 2500 रुपीज टोटल ही होगा। तो 2500 प्लस 150 प्लस 225, तो यहां पर हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और यहां पर 7 3 8 2875 रुपीज। क्लियर। समझ में आ रहा है। चल, अब हम सेफ्टी स्टॉक रख सकते हैं 20 का। अगर हम 20 का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। तो अब अगर हम 20 का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो मैक्सिमम डिमांड हो सकती है 100 यूनिट्स की, राइट। अगर 100 यूनिट्स की डिमांड होगी और हमने 20 का सेफ्टी स्टॉक रखा है तो हमारा स्टॉक आउट कितना होगा, 8, राइट। उस केस में मतलब कि 100 की डिमांड हो, ऐसा परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2%। क्लियर। तो 80 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, 2% प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो कितने हो सकते हैं, 80 इंटू 2%, दैट इज 1.56 यूनिट्स इंटू रुपीज 150, तो वो कितना हो जाएगा, 240 रुपीज का स्टॉक आउट कॉस्ट होगा। समझ में आ रहा है। दूसरी प्रोबेबिलिटी, दूसरे चांसेस ऐसे है कि डिमांड 80 यूनिट्स की हो। उस केस में अगर आपने सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट्स का रखा है तो आपका स्टॉक आउट कितना होगा, 60 यूनिट्स, क्योंकि 80 यूनिट्स की डिमांड है, 20 तो आपने रखा है, बट
60 का आपका स्टॉक आउट हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5%, क्योंकि 80 की डिमांड हो ऐसा 5% चांसेस है। तो 60 का अगर आपका स्टॉक आउट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। तो 60 यूनिट्स इंटू 5% अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 3 यूनिट्स इंटू 150 रुपीज, तो वो हो जाएगा 450 रुपीज का स्टॉक आउट कॉस्ट होगा। समझ में आ रहा है? 20 से और कितनी ज्यादा डिमांड हो सकती है 50 यूनिट्स की। अगर 50 यूनिट्स की डिमांड होगी और आपने 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखा है तो स्टॉक आउट कितना होगा 30 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 50 की भी डिमांड हो, तो वो है 10% डिमांड, 10% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यहां पर 30 का स्टॉक आउट हो ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%। तो 30 यूनिट्स इंटू 10% दैट इज 3 यूनिट्स इंटू ₹150, तो वो हो जाएगा 450 का स्टॉक आउट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? अब 20 से ज्यादा और कोई डिमांड नहीं है। ये 20 से ज्यादा ये तीन टाइप की 3 इंसिडेंट्स हो सकते हैं डिमांड के, और उस वजह से कितना स्टॉक आउट और स्टॉक आउट कॉस्ट होगा वो हमने कैलकुलेट किया। अगर हम 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कितना होगा 20 यूनिट्स इंटू ₹50, तो वो हो जाएगा सिंपल 1000 रुपीज। 1000 प्लस 450 प्लस 450, तो वो हो जाएगा 1900, राइट? प्लस 240, तो वो हो जाएगा 40 1900 प्लस 240 दैट इज 2140। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब हम कितना सेफ्टी स्टॉक रख सकते हैं 10 यूनिट्स का। अगर हम 10 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो कितना कॉस्ट होगा वो देखते हैं। अगर हम 10 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, मैक्सिमम डिमांड कितने होने के चांसेस है 100 का अगर हम डिमांड होगा तो, और सेफ्टी स्टॉक हमने 10 यूनिट्स का रखा होगा तो स्टॉक आउट कितना हो सकता है 90 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2%। सो 90 यूनिट्स इंटू 2% दैट इज 4.5 4.5 इंटू, सॉरी 4.5 नहीं 1.8, 9 2 18 होता है, राइट? तो 1.8 यूनिट्स का यहाँ पर स्टॉक आउट हो सकता है। 1.8 इंटू ₹150, तो वो हो जाएगा 270 रुपीज, राइट? आप अपने कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं 90 इंटू 2% इंटू 150 रुपीज, तो 270 आएगा। समझ में आ रहा है? अब 100 यूनिट्स की डिमांड होगी तो 90 का स्टॉक आउट होगा इन केस ऑफ 10 यूनिट्स एज अ सेफ्टी स्टॉक। दूसरी चांसेस है कि 80 यूनिट्स की डिमांड हो। 80 यूनिट्स की अगर डिमांड होगी और सेफ्टी स्टॉक आपने 10 यूनिट्स का रखा है तो उस केस में स्टॉक आउट कितना हो सकता है 70 यूनिट्स का। समझ में आ रहा है? 70 यूनिट्स का अगर स्टॉक आउट होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5%। 70 यूनिट्स अगर आपने स्टॉक आउट होगा तो 5% उसकी स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 70 इंटू 5% दैट इज 3.5 यूनिट्स। 3.5 यूनिट्स इंटू 150 रुपीज हमें करने होंगे, राइट? तो वो हो जाएंगे 525 रुपीज, राइट? फिर तीसरी डिमांड हो सकती है कि भाई 50 यूनिट्स की डिमांड होगी और हमने स्टॉक रखा है, सेफ्टी स्टॉक रखा है 10 यूनिट्स, तो उस केस में स्टॉक आउट कितना हो जाएगा 40 यूनिट्स, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%। तो 40 यूनिट्स इंटू 10% दैट इज 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स इंटू 150 रुपीज दैट इज 150 इंटू 4 600 रुपीज, राइट? समझ में आ रहा है? चलिए, और 10 से ज्यादा और कितनी डिमांड हो सकती है 20 यूनिट्स की। अगर 20 यूनिट्स की डिमांड है, 10 हमने एज अ सेफ्टी स्टॉक रखा है तो 10 का स्टॉक आउट हो सकता है, 10 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमें दिया है 30%, सॉरी 20% उसकी प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ पर 10 यूनिट्स इंटू 20% दैट इज 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स इंटू ₹150 दैट इज 300 रुपीज, राइट? और अगर हम 10 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो 10 यूनिट्स इंटू ₹50 हमारा हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट दैट इज 500 रुपीज। सो अगर इस कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट का अगर हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा 5 7 प्लस 2 9 16 प्लस 3 19 19 प्लस 2 2 2195, टोटल हो जाएगा 2195, राइट? और जो हमारा लास्ट सिनेरियो पॉसिबल है कि अगर हम जीरो सेफ्टी स्टॉक की जीरो रखें तो क्या हो सकता है, राइट? अगर हम सेफ्टी स्टॉक जीरो रखेंगे तो ये सारे जो इंसिडेंट्स है उसको हमें कंसिडर करना होगा, उतना स्टॉक आउट हो सकता है। चलिए, अगर हम जीरो सेफ्टी स्टॉक रखते हैं
उस केस में मैक्सिमम डिमांड कितनी होने के चांसेस है कि 100 की डिमांड होगी, तो उसमें स्टॉक आउट कितना होगा 100 यूनिट्स, राइट 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा। तो उसके प्रोबेबिलिटी कितनी है 2%, सो 100 इंटू 2% दैट इज 2 रुपीज, सॉरी 2 यूनिट्स इंटू 150 रुपीज दैट इज 300 रुपीज, राइट। फिर 80 यूनिट्स की डिमांड हो सकती है, तो 80 का ही स्टॉक आउट होगा क्योंकि सेफ्टी स्टॉक 0 है, तो उसके परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है 5%, सो 80 इंटू 5% दैट इज 4 यूनिट्स, राइट 4 यूनिट्स इंटू 150 रुपीज दैट इज 600। फिर है 70 यूनिट्स का, सॉरी 70 नहीं 50 रुपीज, 50 यूनिट्स की डिमांड हो सकती है। 50 यूनिट्स की अगर डिमांड होगी और आपका 0 सेफ्टी स्टॉक है तो 50 का ही स्टॉक आउट हो जाएगा, और 50 यूनिट्स की जो डिमांड होने के चांसेस है वो है 10%, सो 50 यूनिट्स इंटू 10% दैट इज 5 यूनिट्स इंटू 150 रुपीज, सो हो जाएगा 750 रुपीज, राइट। फिर डिमांड हो सकती है 20 यूनिट्स की, 20 यूनिट्स की डिमांड हो, राइट उसके परसेंटेज प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है 20%, राइट 20% जैसे चांसेस है, उस केस में भी स्टॉक आउट कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 0 सेफ्टी स्टॉक है, सो 20 यूनिट्स इंटू 20% दैट इज 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स इंटू 150 रुपीज दैट इज 600 रुपीज, समझ में आ रहा है। और डिमांड 10 की भी हो सकती है, 10 यूनिट्स की भी, तो उस केस में भी स्टॉक आउट कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स, और उसकी प्रोबेबिलिटी उसके चांसेस कितने हैं 30%, तो 30%, so 10 units into 30% that is 3 units, 3 units into 150 rupees that is 450 rupees, राइट इतना स्टॉक आउट हो सकता है। और अगर हमने 0 सेफ्टी स्टॉक रखा है तो हमारा कैरिंग कॉस्ट 0 होगा, राइट। तो इसका टोटल हमें यहाँ पर सिर्फ स्टॉक आउट कॉस्ट को ही टोटल करना रहेगा, वो हो जाएगा 0 1 4 10 17 17 प्लस 6 23 23 प्लस 4 2700, राइट। तो इतना कॉस्ट हो सकता है इन केस ऑफ 0 सेफ्टी स्टॉक। तो अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि सबसे ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक कितना है जिसमें हमारा कॉस्ट मिनिमम हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। तो देखिए अगर हम 100 का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो 5000 कॉस्ट है, 80 का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो 4060, 50 का रखेंगे तो 2875, कम हो रहा है, राइट। 20 का रखेंगे तो 2140, ये सबसे कम है। 10 का रखेंगे तो 2195, मतलब कि फिर से स्टॉक जो आपका टोटल कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, राइट। 0 का रखेंगे तो 2700, मतलब कि ये जो आपका है 20 यूनिट्स वाला जो है, राइट 20 यूनिट्स का जो अगर आप सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो आपका कॉस्ट मिनिमम होगा, सो ये जो लेवल है ये ऑप्टिमम लेवल है 2140, समझ में आ रहा है। ये इस लेवल पर आपको स्टॉक मेंटेन करना चाहिए ताकि आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर ये 20 यूनिट्स का हमें सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपने धीरे धीरे समझा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 2-3 दिन बाद फिर से अपने आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर उसमें आपका सही आंसर आ रहा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, डन, चलिए। अगर ये आंसर आपको कॉपी करना है तो मैं ये रखता हूं यहां पर, आपको इस ऐसा दिख जाएगा, मतलब आप 1 मिनट के लिए पॉज करके या फिर मतलब आपको जितना भी टाइम चाहिए पॉज करके ये ऐसा हो तो लिख लीजिएगा, राइट, या फिर स्क्रीनशॉट या ऐसा कुछ कैप्चर करके बाद में अच्छे से लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी नोटबुक में रखिएगा ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। मॉड्यूल में भी आंसर दिया है बट इनसे थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, उन्होंने 1-2 कॉलम्स वगैरह ज्यादा बनाए हैं, बट हमने इसी कॉलम्स में यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर अच्छे से कर लिया है। अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तो ये आप लिख लीजिए या फिर आपको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो डन। चलिए अब हम जो May 25 की जो न्यू मॉड्यूल्स है उसमें जो केस सिनेरियो दिया हुआ है, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज दिया है वो हम कवर अप करते हैं। चलिए ये जो केस सिनेरियो है वो न्यू बुक में 2.83 पेज नंबर पर दिया हुआ है। ये जो केस सिनेरियो है वो सेम एज आरटीपी May 24 केस सिनेरियो 1 है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप देख कर नहीं जाएंगे तो पक्का इसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। हाँ, आपको अगर ये जो सारे जो क्वांटिटेटिव लेवल्स जो हमने देखा था ROL, EOQ, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज लेवल, वो सब कुछ आपने अगर अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया तो ये केस सिनेरियो आपको एक बार अपने आप ट्राई करना चाहिए।
आई एडवाइज कि आप ये वीडियो को अभी यहाँ पर पॉज करके ये केस सिनेरियो अपने आप एक बार सोल्व करें, ताकि आपको समझ में आ पाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। ये काफी डिफिकल्ट है, मोस्टली आपके पांचों के पांचों एमसीक्यू सही नहीं होंगे, राइट। अगर हो जाए देन इट्स वेरी 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 गुड, मतलब आपको बहुत ही अच्छा आप पढ़ रहे हैं ऐसा कह सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देन इट्स ओके, आप ये वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। समझना काफी जरूरी है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं देन इट्स गुड, अगर नहीं हो रहा है देन इट्स आल्सो फाइन, क्योंकि एग्जाम से पहले एक बार समझ लिया तो आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको केस सिनेरियो भी अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसमें जो लिखा है उसको भी आपको ध्यान से अप्लाई करना है इन योर आंसर्स, राइट। इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट होता है, राइट। तो हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर आपको एक बार ट्राई करना है तो आप यहाँ पर ये वीडियो पॉज कर लीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए, फिर जहां पर गलती होती है, जहां पर समझना है वो आप समझ सकते हैं, राइट। चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। The purchase committee of A Limited has been entrusted to review the material procurement policy of the company. The chief marketing manager has apprised the committee that the company at present produces a single product X by using two raw materials A and B in the ratio of 3:2। यहाँ पर जो कंपनी है, राइट, उसकी परचेस कमिटी, राइट, वो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पॉलिसी जो है उसको एक बार रिव्यू कर रही है। उसमें जो मार्केटिंग मैनेजर है, राइट, चीफ मार्केटिंग मैनेजर, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्स ही बनाती है जिसमें ए और बी दो रॉ मटेरियल्स यूज होता है इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये क्वांटिटी का रेशियो दिया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट एक्स है उसमें ए और बी कितना है, 3:2 के रेशियो में। Material A is perishable in nature and has to be used within 10 days from the goods received note GRN date, otherwise material becomes obsolete। मटेरियल ए है वो पेरिसेबल नेचर का है, मतलब कि वो एक्सपायर हो जाता है, खराब हो जाता है जैसे ही वो रिसीव होता है, मतलब कि जीआरएन बनती है, गुड्स रिसीव नोट, उसके 10 डेज के अंदर अंदर वो आपको यूज करना है, अदरवाइज वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम उसकी यूजफुल लाइफ या जो सेल्फ लाइफ है वो है 10 डेज, राइट, ये ध्यान में रखना है। मटेरियल बी इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर 1 ईयर। मटेरियल बी जो है वो ड्यूरेबल है, वो 1 साल के बाद भी यूज कर सकते हैं। Material A is purchased from the local market within 1 or 2 days of placing order। Material A जो है वो लोकल मार्केट से परचेस होता है और वो within 1 or 2 days डिलीवर भी हो जाता है। 1 to 2 days, मतलब कि ये क्या हो गया, मिनिमम लीड टाइम और मैक्सिमम लीड टाइम हमें दिया है 1 to 2 days। मिनिमम लीड टाइम कितना हो गया, 1 डे, मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो गया, 2 days, तो एवरेज कितना हो जाएगा 1 + 2 / 3, मतलब कि 1.5 days। Material B, on the other hand, is purchased from neighboring state and it takes 2 to 4 days to receive the material in the store। Material B जो है उसका लीड टाइम कितना है, 2 to 4 days। 2 days मिनिमम है, 4 days मैक्सिमम है, राइट, तो 3 days हो जाएगा एवरेज। क्लियर, चल। The purchase price of per kilogram of raw material A and B is ₹30 and ₹44 respectively, exclusive of taxes। Purchase price हमें दे रखी है, A की है ₹30, B की है ₹44। To place an order, the company has to incur an administrative cost of ₹1200। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें कितना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट करना पड़ता है, ₹12 का, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट फॉर मटेरियल ए एंड बी 15% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। मटेरियल ए का कैरिंग कॉस्ट है 15% ऑफ ₹30, और मटेरियल बी का जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 5% ऑफ ₹44, राइट। दोनों के जो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज है वो भी अलग है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि मटेरियल ए है वो उसका जो पेरिसेबल नेचर है, राइट, तो उसको शायद अच्छे से रखना पड़ता है, वो शायद उसको कूलिंग एरिया में रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसी वजह से उसका जो कैरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा है, जबकि मटेरियल बी का कैरिंग कॉस्ट कम है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो ड्यूरेबल है, राइट, वो ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकता है। At present, material A is purchased in a lot of 15,000 kg to avail 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। अभी जो मटेरियल ए है, राइट, वो 15,000 kg के बल्क में परचेस किया जाता है, क्योंकि उस वजह से उनको 10% डिस्काउंट मिलता है, मतलब कि ₹30 अभी जो प्राइस है उसमें ₹3 का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी जो अगर 15,000 kg में अगर वो परचेस करेंगे तो उसको ₹27 में वो पड़ेगा। GST applicable for both the material is 18% and the input tax credit is availed। GST है वो 18% लगता है A और B दोनों में ही, बट यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, तो ये हमारे लिए परचेस कॉस्ट नहीं है।
समझ में आ रहा है? चलिए, the sales department has provided an estimate that the company could sell 30,000 kg in January 2024 and also projected the same trend for the entire year. जनवरी 2024 में वो 30,000 यूनिट्स को सेल कर सकते हैं और यही ट्रेंड पूरे ईयर में फॉलो होगा, मतलब कि मंथली 30,000 वो सेल कर सकते हैं। तो पूरी ईयरली डिमांड कितनी होगी? 30,000 इंटू 12, दैट इज 3,60,000 यूनिट्स ऑफ एक्स। जो हमारा फिनिश गुड्स है वो 3,60,000 सेल किया जाएगा थ्रू आउट द ईयर। द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज 5:3। ये अच्छे से समझिएगा, इनपुट एंड आउटपुट रेशियो है 5:3। मतलब कि अगर आप 5 यूनिट्स ऑफ इनपुट ऐड करते हैं तो आपको आउटपुट कितना मिलता है? 3 यूनिट्स, मतलब कि 2 यूनिट्स आर नॉर्मल लॉस। समझ में आ रहा है? अगर आप 5 यूनिट्स ऑफ ए एंड बी अगर ऐड करते हैं तो आपको 3 यूनिट्स ऑफ एक्स आपको एज आउटपुट मिलता है। ये ध्यान में रखना है। और ये जो 5 यूनिट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? ए और बी का, यहां पर हमें दिया हुआ है रॉ मटेरियल का 3:2, मतलब कि 3 यूनिट्स ऑफ ए प्लस 2 यूनिट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू आउटपुट कितना होगा? 3 यूनिट्स ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? चल, कंपनी वर्क्स फॉर 25 डेज इन अ मंथ एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली। जो कंपनी है वो 25 डेज के लिए वर्क करती है और थ्रू आउट जो उनका प्रोडक्शन वगैरह वो इवन है, मतलब कि उनका नॉर्मल यूसेज सेम रहेगा। फॉलोइंग क्वेरीज और कैलकुलेशन टू बी केप्ट रेडी फॉर परचेस कमिटीज रेफरेंस। समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 what would be the quantity of the materials to be requisitioned for both material A and B? मटेरियल ए और बी की कितनी क्वांटिटी मंगवाएंगे, परचेस कितना करेंगे? चलिए वो देखते हैं। अब हमें यहां पर बताया गया है कि एक्स का 30,000 यूनिट्स का फिनिश गुड्स जो है, राइट, तो वो जनवरी 2024 में वो लोग सेल करने वाले हैं। तो जनवरी 2024 में 30,000 यूनिट्स प्रोडक्शन होने वाला है। हमें ये भी बताया था कि इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो कितना है? 5:3। समझ में आ रहा है? मतलब कि आप 5 यूनिट्स ऑफ इनपुट ऐड करेंगे प्रोडक्शन में तो 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मिलेगा। तो यहां पर 5 यूनिट्स के सामने अगर हम ऐसा लिखें, इनपुट आउटपुट, इनपुट अगर 5 है तो आउटपुट आपको मिलेगा 3। तो अगर हमें 30,000 यूनिट्स का आउटपुट चाहिए तो इनपुट कितना होना चाहिए? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा टोटल इनपुट कितना हो जाएगा? 50,000। समझ में आ रहा है? राइट, आई थिंक ए और बी केजीस में दिए गए हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 50,000 केजीस टोटल इनपुट। अब हमें बताया था कि ये जो ए और बी का रेशियो है इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट वो कितना है? 3:2। तो ये 3:2 के रेशियो में है ए एंड बी। तो 50,000 का 3:2 कितना होगा? 30,000 एंड 20,000। समझ में आ रहा है? तो इतना परचेस किया जाएगा। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 30,000 केजीस एंड 20,000 केजीस रेस्पेक्टिव। क्लियर? आपको जो आंसर दिया हुआ है उसमें ये पूरा कैलकुलेशन भी दिया हुआ है, तो आप वो भी रिफर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको पूरा आंसर दिया हुआ है, आंसर्स टू केस सिनेरियोस, पेज नंबर 2.97 पर है। राइट, तो जो फर्स्ट का आंसर है डी, मंथली प्रोडक्शन ऑफ एक्स 30,000 केजीस, तो हो जाएगा टोटल 50,000 केजीस रॉ मटेरियल चाहिए, तो 50,000 का यहाँ पर रेशियो बनाकर दिया है 30,000 एंड 20,000 केजीस। क्लियर? चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो देखते हैं। मतलब ये जो फर्स्ट एमसीक्यू था उसमें गलती कहां पर हो सकती है? ये तो ये 5:3 का जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो आप गलत कर सकते हैं। राइट, वहां पर गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर बोथ मटेरियल ए एंड बी। हमें यहाँ पर ईओक्यू कैलकुलेट करना है। चलिए, ईओक्यू की फॉर्मूला क्या है? √2AO अपॉन सी। ए मतलब की एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ मतलब की ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी मतलब की कैरिंग कॉस्ट। अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि भाई जो इनपुट ए जो है उस वो मंथली कितना चाहिए? 30,000 और बी कितना चाहिए? 20,000। क्योंकि हमें ये बताया है कि जो जनवरी 2024 में 30,000 यूनिट्स ऑफ एक्स जो सेल होने वाला है वो थ्रू आउट द ईयर उतना ही सेल होने वाला है। राइट, और जो इनपुट आउटपुट रेशियो 5:3
वो ऐसा ही रहेगा। मटेरियल का जो प्रोपोर्शन है ए और बी में 3:2 वो भी एज इट इज रहेगा। तो मंथली ए की डिमांड होगी 30,000, बी की होगी 20,000। ये मंथली है, बट हमें ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 12 मंथ्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 12 मंथ्स। तो 3,60,000 एंड 2,40,000 हमारा हो जाएगा ए एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिव। समझ में रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ₹1200। समझ में आ रहा है, तो वो दोनों में ही हो जाएगा 1200। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो है फॉर ए 15% और बी है फॉर 5%। तो यहाँ पर 30 रुपीज का 15% हो जाएगा वो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम फॉर मटेरियल ए, और 44 रुपीज का 5% हो जाएगा फॉर मटेरियल बी। राइट, उस तरह से हमें कंसिडर करना है। हमें यहाँ पर डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन दी है कि भाई 10% डिस्काउंट है इफ परचेज ऑफ 15,000 kgs एट अ टाइम। बट हम ईओक्यू कैलकुलेट करते टाइम वो ध्यान में नहीं रखेंगे, हमें यहाँ पर डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करना है ईओक्यू के टाइम पे, क्योंकि ईओक्यू का पर्पस ये है कि भाई हम कितनी क्वांटिटी परचेस करेंगे। अगर वो 15,000 पर ही करना है तो ईओक्यू का मतलब ही क्या है, वो कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, तो उसको इग्नोर करके हमें ईओक्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर गलती ये हो सकती है कि आप कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैलकुलेट करने में जो 30 रुपीज है उसका 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मतलब कि 27 रुपीज इंटू 15% कर सकते, तो आपका आंसर गलत आएगा। क्योंकि अगर हम 15,000 ही हमें परचेस करना है मिनिमम, वो रिक्वायरमेंट है, तो ईओक्यू हो ही नहीं सकता। ईओक्यू तभी हो सकता है, मतलब उसी का पर्पस है कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी होगी, अगर वो आपको क्वेश्चन में ही दिया तो क्या मतलब, राइट। तो डिस्काउंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके अलावा किस तरह से कितना हमारा ईओक्यू होगा वो हमें ध्यान में रखना है, इसीलिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैलकुलेट करते रहें। 30 रुपीज इंटू 15% डायरेक्टली करना है फॉर ए, एंड बी के लिए 44 इंटू 5%। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको डिस्काउंट है और वो क्वांटिटी डिफाइंड की है, कोई इतनी क्वांटिटी परचेस करेंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट को आप एट ए टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाए हैं, राइट। 2 इंटू 30,000 इंटू 12, 3,60,000 इंटू 1200 डिवाइड बाई 15% ऑफ ₹30। सो ये हो जाएगा 13,856 kgs, और बी हो जाएगा 2 इंटू 20,000 इंटू 12 इंटू 1200 डिवाइड बाई 5% ऑफ ₹44, दैट इज 16,181 kg। अगर आपका फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर गलत आएगा तो ये भी गलत आएगा, क्योंकि फर्स्ट एमसीक्यू में ही अगर आपकी मंथली डिमांड अगर गलत आ जाएगी तो ये आपका जो ईयरली ए है वो गलत आ जाएगा, और आपका सेकंड क्वेश्चन भी गलत होगा। तो केस सिनेरियो में ये सबसे खराब प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपका फर्स्ट आंसर गलत आएगा तो आपके 2 मार्क्स गए, बट कई बार वो सीक्वेंस में, बाकी के एमसीक्यूज में सीक्वेंस में होता है, और उस वजह से आपके दूसरे एमसीक्यूज में भी मार्क्स नहीं आते। कैलकुलेटिव जो भी रहते हैं क्वेश्चंस, राइट, उसमें ये गलती होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपको केस सिनेरियो अच्छे से पढ़कर, उसी के एमसीक्यूज अच्छे से समझकर ही आपको आंसर करने चाहिए। उसमें जल्दबाजी करेंगे तो आपके 10 के 10 मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज, राइट, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जा सकते हैं, वो आप ध्यान में रखिए। चलिए अब थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर मटेरियल ए? मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा फॉर मटेरियल ए, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल की फॉर्मूला क्या है? ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम या रीऑर्डरिंग पीरियड, राइट। तो वो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करना है तो हमें ROL पहले कैलकुलेट करना होगा। ROL के लिए हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड, मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। तो मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड कितना होगा फॉर मटेरियल ए? यहाँ पर देखिए हमें मटेरियल ए के लिए दिया है कि 1 to 2 डेज लग सकता है, तो मिनिमम लीड टाइम कितना है? 1 डे, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 2 डेज, राइट। तो वो हमारे फॉर्मूला के लिए मिल गया। फिर हमें चाहिए मैक्सिमम कंजम्पशन, राइट, और मिनिमम कंजम्पशन भी चाहिए। यहाँ पर हमें बताया गया है कि 30,000 यूनिट्स है वो बनाए जाएंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 24, और यही थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया जाएगा। प्लस हमें यहाँ पर बताया कि कंपनी वर्क्स फॉर 25 डेज इन अ मंथ एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली, मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है वो थ्रू आउट द पीरियड इवनली किया जाता है। तो मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो हर रोज सेम होता है। तो एवरेज प्रोडक्शन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन सेम रहेगा यहाँ पर हमारा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो मटेरियल ए है, राइट, वो
एक मंथ में कितना यूज होता है 30,000 केजीज। 30,000 केजीज डिवाइड बाय, हम अगर 25 डेज करेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन एज वेल एज मैक्सिमम कंजम्पशन। ये जो हो जाएगा वो हमारा डेली कंजम्पशन कितना होगा वो हमें पता चलेगा। यही एवरेज होगा, यही मिनिमम होगा और यही मैक्सिमम। तो हम आरओएल में जो मैक्सिमम कंजम्पशन यूज करेंगे वो 30,000 डिवाइड बाय 25 डेज करेंगे। फिर जो हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए जो हमें यूज करना है, राइट, मिनिमम कंजम्पशन, वो भी हम इसी को कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो और जो हमें आरओक्यू चाहिए, यहाँ पर रीऑर्डरिंग क्वांटिटी बताई है, तो हम यहाँ पर अगर 15,000 केजीज हम एट ए टाइम लोट परचेस करते हैं तो हमें 10% का डिस्काउंट मिलता है। और हमें यहाँ पर ये भी बताया है कि ये एट प्रेजेंट मटेरियल ए इज परचेस्ड इन अ लॉट ऑफ 15,000 केजीज, ये हमें बताया हुआ है। तो अभी के लिए आरओक्यू रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है 15,000 केजीज। समझ में आ रहा है? आरओक्यू कितना है 15,000 केजीज है हमारा। ईओक्यू का हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ईओक्यू पे अभी परचेस नहीं होता है। एट प्रेजेंट वो 15,000 केजीज पे परचेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आरओक्यू हो जाएगा 15,000 केजीज। ये आपको ध्यान में रखना होगा। समझ में आ रहा है? तो आरओएल मिल गया, आरओएल मिल जाएगा। आरओक्यू मिल गया, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है मिनिमम कंजम्पशन 30,000 डिवाइड बाय 25 डेज और मिनिमम लीड टाइम हो जाएगा 1 डे, राइट। तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहाँ पर हमें मिल जाएगा। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, राइट। वो जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है वो फॉर्मूला यूज करके तो हमें कैलकुलेट करना ही है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा। बट यहाँ पर दूसरी चीज भी हमें ध्यान में रखनी है और वो ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है, बाकी आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज यहाँ पर लिखी है, मटेरियल ए is perishable in nature and has to be used within 10 days of goods received, not date, otherwise material becomes obsolete। मटेरियल ए सिर्फ 10 डेज के लिए यूज कर सकते हैं, जिस दिन वो आएगा वहां से लेकर 10 दिन तक यूज कर सकते हैं, उनसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर हमें एट ए टाइम जो भी हम मंगवाएंगे वो कितने दिनों के लिए मंगवा सकते हैं 10 दिनों के लिए। अगर उनसे ज्यादा दिनों के लिए एक साथ मंगवा लेंगे तो वो गुड्स हमारा खराब हो जाएगा। सो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए, एक दिन का जो कंजम्पशन है, राइट, इनटू 10 डेज। मतलब कि जो हमने यहाँ पर देखा कि भाई 30,000 केजीज का वो यूज करते हैं इन अ मंथ और मंथ में 25 डेज है, तो 30,000 डिवाइड बाय 25 जितना भी आपका आएगा, राइट, वो जितना आता है उसको हमें 10 डेज से मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक 120 केजीज पर डे कुछ होगा, राइट। तो 120 केजीज इंटू 10 डेज करके हमारा 12,000 का, सॉरी 1200 होगा। 1200 केजीज का पर डे यूज होता है, तो 1200 केजीज इंटू 10 डेज करके 12,000 यूनिट्स मैक्सिमम हो सकता है। बट हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल की जो फॉर्मूला है वो भी देखना है और 12,000 केजीज जो हमारा मैक्सिमम रह सकता है, जो पेरिशेबल नहीं हो सकता है, उस मैक्सिमम स्टॉक लेवल को भी कंसिडर करना है और उसमें से विचएवर इज लोअर जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। Calculation of maximum stock level. Since the material A is perishable in nature and is required to be used within 10 days, hence the maximum stock level shall be lower of 2। सबसे पहले जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल है, जो हम फॉर्मूला यूज करके मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। आरओक्यू प्लस आरओएल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। यहाँ पर आरओक्यू 15,000 केजीज जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया, आरओएल कैसे मिलेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे, तो 30,000 डिवाइड बाय 25 जो मैंने आपको बताया था, इनटू 2 डेज, दैट इज 2400 केजीज, 1200 आएगा, राइट। 30,000 डिवाइड बाय 25, 1200 इनटू 2 डेज 2400 केजीज। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल की फॉर्मूला में ये सारी चीजें ऐड करते हैं, तो 15,000 केजीज आरओक्यू, 2400 केजीज आरओएल माइनस 30,000 डिवाइड बाय 25, दैट इज 1200। मिनिमम भी यही आएगा, एवरेज भी यही आएगा और मैक्सिमम भी यही आएगा, क्योंकि थ्रू आउट द पीरियड उनका जो प्रोडक्शन है वो इवन है, सेम है। समझ में आ रहा है? चलिए इनटू 1 डे जो मिनिमम लीड टाइम था, तो यहां पर हो जाएगा 16,200 केजीज। और मैंने आपको ये दूसरा भी बताया कि इसकी लाइफ जो है वो सेल्फ लाइफ है वो डिफाइंड है 10 डेज, उनसे ज्यादा ये नहीं रह सकता, पेरिशेबल इन नेचर है। तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए जो हम 10 डेज के अंदर अंदर यूज करने वाले हैं। सो 1200 जो केजीज होगा, 30,000 डिवाइड बाई 25, दैट इज 1200 केजीज
into 10 days that is 12,000 kgs। तो आपको मैक्सिमम 12,000 kgs या फिर 16,200 kgs whichever is lower जो होगा उतना ही आपको मैक्सिमम स्टॉक रखना चाहिए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला के हिसाब से 16,200 kg अंडरस्टैंडेबल, बट उतना तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। हम यूज मैक्सिमम कितना कर पाएंगे 12,000 kgs। एक बार हमने ऑर्डर कर दिया तो वो 10 दिन के लिए चलेगा, उसके बाद तो खराब हो जाएगा। तो एट ए टाइम हमें कितना परचेस करके रखना चाहिए 12,000 kgs। उससे ज्यादा अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो वो बिगड़ने ही वाला है। तो कॉस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम लॉस थोड़ी होने देंगे। हमारा रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और उसको बिगड़ने दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। सो हमें ये समझना है कॉस्टिंग का पर्पस क्या है, रिड्यूस द कॉस्ट एज पॉसिबल, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो अगर हमारा गुड्स खराब हो रहा है तो थोड़ी ना हम परचेस करेंगे। तो हमें यहाँ पर कितना मैक्सिमम स्टॉक रखना चाहिए 12,000 kgs। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूलाज पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो हम ये करके तो आ जाएंगे, बट यहाँ पर एक्चुअल आंसर क्या आएगा 12,000 kgs आएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर हम गलती करेंगे ही। अगर ये हमने नहीं समझा, ये नहीं देखा है, तो ये क्वेश्चन नहीं देखा है, तो गलती होने के पूरे चांसेस है। इसीलिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सो यहाँ पर यही समझा है, स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर 10 days कंजम्पशन इज लोअर देन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेटेड थ्रू द फॉर्मूला, देयरफॉर मैक्सिमम स्टॉक लेवल विल बी 12,000 kgs। और यहाँ पर जो मैंने बताया था कि आपका एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम इवन रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? सिंस प्रोडक्शन इज प्रोसेस्ड इवनली थ्रू आउट द मंथ, हेंस मटेरियल कंजम्पशन विल आल्सो बी इवन। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर जो आंसर बी दिया है वो आएगा। हमने ऑप्शंस तो देखे ही नहीं है, इसका कैलकुलेशन समझना जरूरी था, इसलिए वो देखा हमने। तो देखिए यहाँ पर आपको 16,200 kgs भी ऑप्शन में दिए हैं, और ज्यादातर लोग अगर नहीं देखा है तो यही टिक करके आ जाएंगे। पर यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी 12,000 kgs। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इट इज एडवाइजेबल कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम के पहले देख कर ही जाए। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट सेविंग और लॉस इन परचेज ऑफ मटेरियल ए इफ द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। अभी आरओक्यू कितना है? 15,000 kgs, राइट। एट अ टाइम 15,000 kgs परचेस करते हैं, क्योंकि उसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है। बट अगर वो कंसिडर ना करे तो ईओक्यू कितना आता है हमारा? जो हमने ईओक्यू वाला जो क्वेश्चन था, राइट, उसमें हमने ये सेकंड क्वेश्चन में देखा था, आई थिंक 13,856 kgs था, राइट। तो अगर हम ईओक्यू पे परचेस करते हैं 13,856 kgs पर अगर हम परचेस करते हैं, तो उसमें सेविंग या लॉस कितना होगा? सेविंग और लॉस इन परचेस ऑफ मटेरियल इफ द परचेस ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। ईओक्यू अगर हम परचेस करते हैं तो सेविंग या लॉस कितना होगा, वो हमें ध्यान में रखना, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब ईओक्यू या फिर जो अब कंसिडर करते हैं कि डिस्काउंटेड जो क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, तो उस पे परचेस करेंगे तो कितना लॉस या सेविंग होगा, उससे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, जिसमें हम कंपेयर क्या करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। और यहाँ पर परचेस प्राइस डिफर हो रही है तो परचेस प्राइस को भी हम कंसिडर करेंगे। ये तीन चीजें देखते हैं। पर यहाँ पर फोर्थ एक एलिमेंट आएगा, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेशन या एक्सपायरी होने के वजह से, क्योंकि हम यूज कितना कर सकते हैं मैक्सिमम 12,000 kgs यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10 डेज से ज्यादा का हम यूज कर सकते हैं नहीं है। तो 12,000 से जितना भी ज्यादा हम मंगवाएंगे, 12,000 से जितना भी ज्यादा हम मंगवाएंगे वो हमारे लिए लॉस होगा। तो अगर हम ईओक्यू पे परचेस करते हैं तो 12,000 माइनस 13,856 दैट इज 1,856 kgs का जो भी हम परचेस करेंगे इनटू उसकी जो भी परचेस प्राइस है दैट इज 30 रुपीज, वो हमारे लिए लॉस होगा। और अगर हम 15,000 kgs परचेस करते हैं तो 12,000 और 15,000 का डिफरेंस तो 3,000 है। 3,000 इंटू 27 रुपीज, क्योंकि उसमें डिस्काउंट मिल रहा है 30 माइनस 10% दैट इज 27 रुपीज, वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस के फैक्टर को भी ध्यान में रखना है, उसको भी हमें कंपेयर करना है, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें गलती होने के चांसेस है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेस प्राइस को तो आप कंपेयर करेंगे, बट ये जो लॉस है उसको आप शायद कंपेयर नहीं करेंगे। और दूसरा इसमें ये कैच है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप क्या समझेंगे कि भाई मंथली डिमांड 30,000 है, राइट, ये जो मटेरियल ए है उसकी, और ईयरली हो जाएगी 3,60,000। तो 3,60,000 को आप 50,000, 15,000 और 13,856 से डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑर्डर्स ले आएंगे और उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको लगेगा कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया। बट ऐसे ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें 12,000 यूनिट से ज्यादा अगर हम परचेस करेंगे, फिर भी 12,000 से ज्यादा हम यूज तो कर ही नहीं पाएंगे। हमारा डेली यूसेज कितना है 1,200 kgs का,
1200 केजीज ऑफ ए यूज होता है ऑन डेली बेसिस, और वो कितने दिन के लिए अच्छा रहता है, 10 डेज। तो आप जितना भी मंगवाए, राइट, मैक्सिमम कितना यूज कर पाएंगे, 12,000 केजीज। 12,000 केजीज के बाद तो आपको फिर से ऑर्डर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी अलग तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है? हर 10 दिन के बाद हमें न्यू ऑर्डर करना। क्लियर? समझ में आ रहा है? हर 10 दिन के बाद हमारा ऑर्डर होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी गलती हो सकती है, और लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेशन है उसमें भी गलती हो सकती है, और उस वजह से ये क्वेश्चन अच्छा है। इसका आंसर देखते हैं, चलिए। सो सेविंग और लॉस इन मटेरियल, अगर वो ईओक्यू पे परचेस करता है तो परचेस क्वांटिटी 15,000 केजी जो डिस्काउंट मिलता है, और अगर ईओक्यू पे करे 13,856 केजीज, तो एनुअल कंजम्पशन तो 3,60,000 केजी से 30,000 इंटू 12 मंथ्स, राइट, वो हमें पता है। उस वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज होंगे, जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एट ए टाइम आप चाहे कितना भी परचेस कर लो, हर 10 दिन में आपको ऑर्डर करना है, हर 12,000 केजीज के बाद आपको ऑर्डर करना है। एट ए टाइम आप 12,000 मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उनसे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कुछ अलग तरीके से आएगा। टोटल डिमांड है 3,60,000 डिवाइड बाय 12,000, आपका जो ऑर्डरिंग यूसेज होगा वो कितना होगा, 12,000 केजीज का ही हो सकता है, तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स 30 हो जाएगा दोनों ही केस में। मतलब कि आपको 30 बार ऑर्डर करने पड़ेंगे। देखिए यहां पर हमें नोट भी दिया है, सिंस मटेरियल गेट्स ऑब्सोलेट आफ्टर 10 days, the quantity in excess of 10 days consumption, that is 12,000 kgs, are wasted. Hence after 12,000 kgs of fresh order needs to be given. हमें हर 12,000 यूनिट्स केजीज का कंजम्पशन होने के बाद, हमें 10 दिन का कंजम्पशन होने के बाद हमें न्यू ऑर्डर देना पड़ेगा, और इसी वजह से हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। अगर आप देखना चाहे कि क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो देखिए 3,60,000 डिवाइड बाई 15,000 कीजिए, तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स 30 से कम आएगा। या फिर ऐसा कीजिए कि 3,60,000 डिवाइड बाई 13,856, वो भी 30 से कम आएगा। बट हम 12,000 से ज्यादा कंजम्पशन ही नहीं कर पाएंगे 10 डेज के अंदर, और 10 डेज से ज्यादा वो रख नहीं सकते, तो हमें एवरी 10 डेज हमें न्यू ऑर्डर करना पड़ेगा, इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे 30। चलिए, तो यहां पर उसी वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 30 ऑर्डर्स इंटू 1,200 रुपीज, 36,000 वो दोनों में ही सेम रहेगा। ये भी अच्छा पॉइंट है, राइट। आईएमपी यहां पर गलती हो सकती है, ये दोनों पॉइंट। फिर जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट किस तरह से करेंगे, जितना भी हम परचेस करते हैं, राइट, उसको मल्टीप्लाई कर, उसको एवरेज इन्वेंट्री, राइट, तो 15,000 केजीज डिवाइड बाय 2, दैट इज 7,500 केजीज, इंटू 30 रुपीज, इंटू उसमें से 90% ही हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि 27 रुपीज हमें पड़ता है। जो भी अगर हम 15,000 केजीज एट ए टाइम परचेस करते हैं तो वो 27 रुपीज पर केजी में वो हम परचेस कर सकते हैं, उसका 15% कंसिडर करना है। और जो अगर हम 13,856 केजीज एट ए टाइम परचेस करते हैं तो वो 30 रुपीज में हमारा परचेस कर पाएंगे, तो 30 रुपीज इंटू 15% होगा। तो यहाँ पर 15,000 परचेस करेंगे तो 15,000 डिवाइड बाई 2, तो 7,500 एवरेज इन्वेंटरी इंटू ₹20 इंटू 15%, तो हो जाएगा 30,375। और अगर हम 13,856 करेंगे तो 13,856 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6,928 केजीज, इंटू 30 इंटू 15%, तो वो हो जाएगा 31,176 रुपीज कैरिंग कॉस्ट। फिर परचेस कॉस्ट को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों ही केस में हमारे परचेस कॉस्ट अलग अलग है। तो यहाँ पर 3,60,000 इंटू 27 रुपीज, और यहाँ पर 3,60,000 इंटू 30 रुपीज, तो यहाँ पर 97,20,000, और यहाँ पर 1,08,00,000। और यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेशन, खराब हो जाएगा जो गुड्स, उसकी वजह से कितना कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर हम एट ए टाइम परचेस कर रहे हैं 15,000, बट हम यूज कितना कर पाएंगे, 12,000, तो एवरी टाइम 3,000 यूनिट्स आपके लॉस हो रहे हैं, और 3,000 रुपीज आपके लॉस, 3,000 यूनिट्स लॉस हो रहे हैं कितने, इन एवरी ऑर्डर, और आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 30, तो 30 इंटू 3,000 इंटू आपकी प्राइस कितनी होगी, 27 रुपीज। आप ये 3,000 यूनिट्स एट ए टाइम परचेस तो कर रहे हैं, 27 रुपीज उसके लिए आप पे भी कर रहे हैं, बट वो आपके पूरे के पूरे पानी में ही जा रहे हैं, और वो आप कितनी बार कर रहे हैं, 30 टाइम्स इन अ ईयर, तो वो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। 24,30,000 का आपका ऑब्सोलेशन लॉस होगा, मतलब कि आप गुड्स परचेस कर रहे हैं, ले रहे हैं, पे भी कर रहे हैं, बट वो यूज नहीं कर पा रहे, आपको फेंकने पड़ रहे हैं, कुछ भी स्क्रैप हो जा रहा है, और उस वजह से 24,30,000 का लॉस होगा। अगर आप ईओक्यू पे परचेस करते हैं
तो 13,856 एट अ टाइम परचेस करते हैं, बट एट अ टाइम आप यूज कितना कर पाएंगे 12,000 केजीज, तो यहाँ पर लॉस कितना हो जाएगा एट अ टाइम 1856 केजीज का। और आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करेंगे 30, तो 30 इंटू 1856 केजीज इंटू ₹30 जो आपका परचेस प्राइस है, तो यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा 16,70,400। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट और ऑब्सोलेशन लॉस जो है उन चारों का टोटल करेंगे तो आपका ईओक्यू सॉरी आरओक्यू जो 15,000 केजी है उसके ऊपर आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा 1,22,16,375। और अगर आप ईओक्यू पे परचेस करेंगे तो यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,25,37,576। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब हम ईओक्यू पे परचेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर लॉस होगा और हमारा जो आंसर देना है वो ईओक्यू को कंसिडर करके करना है, राइट। तो यहाँ पर परचेसिंग ऑफ मटेरियल एट अ प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ ₹15,000 केजी सेव्स ₹3,21,201। बट अगर हम ईओक्यू पे परचेस करेंगे तो हमारा लॉस कितना होगा 3,21,201 का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो हमें एमसीक्यूज दिए रहे ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी हमें ध्यान से कंसिडर करने हैं। देखिए यहाँ पर आपको ए और बी दोनों ही दिया हुआ है, राइट। ए में है प्रॉफिट ऑफ ₹321,201 और लॉस है 321,201। तो यहाँ पर भी गलती हो सकती है प्रॉफिट या लॉस में भी। हमें बताया है कि कैलकुलेट सेविंग और लॉस इन परचेस ऑफ मटेरियल ए इफ द परचेस ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। ईओक्यू पे अगर हम परचेस करेंगे तो सेविंग या लॉस कितना होगा, तो यहाँ पर हमें लॉस होगा। अगर हम मटेरियल ए को 15,000 केजीज पर परचेस करेंगे 15,000 केजीज पर परचेस करेंगे तो वहां पर हमारा प्रॉफिट होगा 321,201 का इन कंपेयर टू ईओक्यू पे परचेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर आएगा। यहाँ पर भी गलती हो सकती है, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और आपको आंसर करना है। कैलकुलेशन में तो गलती हो सकती है, कैलकुलेशन सही हो गया तो प्रॉफिट या लॉस में गलती हो सकती है। क्लियर? और जो लास्ट एमसीक्यू है, What would be the minimum stock level for material A? मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होगा? अब हम मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल, उसकी फॉर्मूला लगाकर, राइट। आरओएल में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इसको एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन कितना होगा 12,000 केजीज, राइट, इनटू जो हमारा 1200 केजीज इनटू हमारा जो मिनिमम लीड टाइम है वो है 1 डे और आरओएल हमने कैलकुलेट किया था 2400 केजीज। So minimum stock level of material A, reorder level ROL minus average consumption into average reorder period 2400 into 1200 into 1.5 days average consumption average reordering period लेना है तो वो हो जाएगा 1.5 days। सॉरी वो मैंने आपको शायद 1 डे बताया था, 1 day to 2 days बताया था, तो 1 + 2 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.5 days, राइट। तो ये हो जाएगा 600 केजीज। और बाकी आरओएल तो हमने थर्ड एमसीक्यू में भी कैलकुलेट किया था 2400 केजीज और यहाँ पर एवरेज कंजम्पशन डेज कैलकुलेट करके बताया हुआ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफी गलती होने के इसमें चांसेस है, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, राइट। आरटीपी में 24 का केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जो फर्स्ट एमसीक्यूज वाला केस सिनेरियो था ये वही है। अब इसको मॉड्यूल में भी ऐड कर दिया गया है May 25 के मॉड्यूल में। क्लियर? अगर आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल अवेलेबल है तो May 25 के मॉड्यूल अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो देख सकते हैं। मेजर चेंजेस कुछ नहीं है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन और रिव्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अलग तरीके से और जो थियरीज है इन्वेंटरी कंट्रोल की वो हम देखेंगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।